मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। कैबिनेट में कल 15 नए चेहरे शामिल हुए हैं, जिनमें से 7 पहले से सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी तरक्की हुई है। कैबिनेट की बैठक के बाद शाम के 7 बजे पूरे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कल ही मंत्रिमंडल में 36 नए लोगों को शामिल किया गया है और नए और पुराने मिलाकर कल 43 लोगों को शपथ दिलाई गई है। इसके बाद कई विभागों में भी भारी फेरबदल किए गए हैं। इसमें अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मिला है। किरण रिजिजू को कानून, जो पहले रविशंकर प्रसाद के पास था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन, अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ खेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम और धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो ये जो हैं वो नए पोर्टफोलियोज के बंटवारे के बाद ये नाम सामने आए हैं और कई मंत्री मंडल में कई तरह के फेरबदल हुए हैं। कई लोगों की छटनी हुई है, कई नए चेहरे आए हैं, लेकिन नए और पुराने कुल मिलाकर 43 मंत्रियों ने कल शपथ ली है मंत्री पद की और उसमें से 34 जो हैं वो नए चेहरे हैं। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद हैं। तो पोर्टफोलियोज का बंटवारा होते ही हिमांशु, ताबड़तोड़ मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। ये आज उसके बाद कैबिनेट की भी मीटिंग है और उसके बाद पूरे मंत्रिमंडल की भी मीटिंग है। तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। उसके बाद पूरे मंत्रिमंडल की भी बैठक होनी है शाम के 7 बजे और कल 15 नए चेहरे इसमें शामिल हुए हैं। हिमांशु हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। ये कहा जा रहा है कि एक तरह से एक संकेत देने की कोशिश है कि सरकार गंभीर है, एक नई छवि के साथ फिर से काम करने के लिए नए लोगों को उसमें शामिल किया गया है। बहुत सारे युवा हैं और बताया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि 58 साल की जो है वो औसत उम्र है इस मंत्रिमंडल की। इसमें महिलाएं शामिल हैं, 11 महिलाएं शामिल हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, तो इस वक्त जो है वो कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है, फिर मंत्रिमंडल की भी, पूरी मंत्रिमंडल की भी बैठक होनी है, यानी कि ये सिग्नल है कि फेरबदल के साथ ही सरकार जोर शोर से काम में जुट गई है। देखिए, निश्चित तौर पर 15 नए कैबिनेट मंत्री हैं जिनको शपथ दिलाई गई है। वो सभी 15 कैबिनेट मंत्री हैं, वो इस बैठक में भाग ले रहे हैं और मुझे लगता है कि अब फोकस इस ओर शिफ्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार का, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्वरूप तो बदला है। 36 नए लोगों को मंत्री बनाया गया है। इसके बाद वो सरकार के कामकाज में किस हद तक बदलाव करेंगे, क्या वो नई नीतियों का प्लानिंग उन्होंने की है, क्या प्रधानमंत्री नए कानून भी लेकर आ सकते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप सरकार के छवि को बदलना चाहते हैं तो आपको नए चेहरों के साथ नई नीतियों को भी लेकर लाना होगा और साथ ही जो सरकार के कामकाज की जो शैली है उसको और दुरुस्त करना होगा, क्योंकि चुनौतियां जो हैं वो कोरोना महामारी के इस दौर में बड़ी होती जा रही हैं। अर्थव्यवस्था एक वक्त ऐसा लग रहा था कि दोबारा पटरी पर लौट रही है, लेकिन अप्रैल और मई महीने में जो अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया उसका बहुत बुरा असर पड़ा है। और 2 दिन पहले जीएसटी जो कलेक्शन के फिगर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किए थे उसमें ये बात सामने आई कि सिर्फ 92,000 करोड़ का कलेक्शन हो पाया है। तो अर्थव्यवस्था एक बार फिर कमजोर पड़ चुकी है। आर्थिक मोर्चे पर, स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर बहुत सारी चुनौतियां हैं जो सरकार के सामने हैं, जिनको एड्रेस करना होगा। और मुझे लगता है आज सबसे महत्वपूर्ण ये बात देखना होगा कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से जो नए कैबिनेट मंत्री हैं, जो नया मंत्री परिषद उन्होंने गठित किया है, उसको वो क्या दिशा निर्देश देते हैं सरकार के कामकाज को लेकर और नीतियों को लेकर। जी, सही बात है कि नए चेहरे आ गए हैं, लेकिन क्या नीतियां बदलेंगी? क्योंकि अभी जैसे हरदीप पुरी से भी हिमांशु बातचीत हुई थी, लोगों ने, रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा पर वो पेट्रोल के दाम पर भी कुछ नहीं बोले और हम जान रहे हैं कि दिल्ली में भी सेंचुरी पार कर गया है पेट्रोल। तो इस नए मंत्रिमंडल के सामने चुनौती बहुत होगी, क्योंकि काफी मुश्किल दौर रहा है ये कोरोना का दौर, जहां पर अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है और कई तरह की समस्याएं हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इतनी समस्या है, इन सब को लेकर बहुत चुनौतियां रहेंगी नए मंत्रियों के पास। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि सवाल न सिर्फ इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन का है। आपको याद होगा कि पिछले साल जो अर्थव्यवस्था थी वो -9.5% तक गिर चुकी थी और उसे दोबारा पटरी पर लाना मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के सामने। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि करीब 10 दिन बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है और कोरोना महामारी के दौरान
जो हमने त्रासदी देखी है देश में और कोरोना महामारी की वजह से जो लाखों लोग मारे गए हैं और जिस तरह के बड़े सवाल खड़े हुए इस पूरे महामारी के दौरान, इस पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। और ऐसे वक्त पर जो नए मंत्री हैं उन्हें सरकार का पक्ष भी मजबूती से संसद में रखना होगा और उनके पास समय बहुत कम है, क्योंकि 10 दिन बाद 19 तारीख को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है उससे पहले मंत्रियों के पास ये चुनौती भी होगी कि अगले 10 दिन में वो अपने मंत्रालय के सभी कामकाज की समीक्षा जल्दी से जल्दी करें और वो क्या कुछ नया करना चाहते हैं सांसदों की तरफ से जो सवाल पूछे जाने हैं इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान, उस दौरान वो कितनी मजबूती से सरकार का पक्ष रख पाएंगे, मुझे लगता है ये भी एक प्राथमिकता होगी। और फिलहाल इंतजार है कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से क्या नया दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि इस तरह के संकेत हैं कि प्रधानमंत्री न सिर्फ चेहरा बदलना चाहते थे अपने सरकार का, अपने एक इमेज मेकओवर एक्सरसाइज का, बल्कि वो कामकाज के तरीके में भी बदलाव करना चाहते हैं। उसका 2 संकेत वो ऑलरेडी दे चुके हैं और एक जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस था उसको वित्त मंत्रालय के साथ अभी जोड़ दिया गया है और इसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के पास पब्लिक इंटरप्राइजेस का मंत्रालय नहीं है। और इसके साथ ही कई दूसरी चुनौतियां हैं जिनसे सरकार को जूझना पड़ा है कोरोना महामारी के दौर में, क्योंकि सरकार का राजस्व घटता जा रहा है और जो नीतियों का ऐलान भी पिछले साल बजट में किया था वित्त मंत्री ने, उनके इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया गया था। तो सरकार की जो अपनी नई नीतियां हैं उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए जो राजस्व की जरूरत है वो कैसे इकट्ठा किया जाए। राज्यों की एक शिकायत रही है कि जीएसटी कानून के तहत जो कंपेंसेशन का पैसा उनको मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। सरकार भी मानकर चल रही है कि जितना इस साल का कमिटमेंट था वो कमिटमेंट जीएसटी कंपेंसेशन फंड के लिए सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। तो ये राजस्व कहां से अलग से इकट्ठा किया जाए और जो नीतियां हैं, जो नई नीतियां हैं जिनके कार्यान्वयन पर फिलहाल रोक थी, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इस दिशा में एक खबर भी मैं आपको दे सकता हूं कि संभव है कि आज कैबिनेट की बैठक में जो डियरनेस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनधारियों को मिलता है करीब 1 करोड़ से कुछ ज्यादा, उस पर को फ्रीज करने का फैसला पिछले साल अप्रैल में मोदी सरकार ने किया था। उस फ्रीज को हटाने का भी एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के सामने है। अगर वित्त मंत्री अपने कैबिनेट प्रपोजल को लेकर इस बैठक में आती हैं तो संभव है कि जो डीए पर, महंगाई भत्ते पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटाने पर भी कैबिनेट में विचार किया जा सकता है। नगमा।